नमस्कार। आज हम लाल सागर में जो एक बड़ी सैन्य घटना हुई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है जिसमें बताया गया है कि कैसे इजरायली रक्षा बलों मतलब आईडीएफ ने एक हूती नियंत्रित जहाज पर और यमन में उनके कुछ ठिकानों पर हमला किया। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई असल में हुआ क्या, क्यों हुआ और इस सब के मायने क्या हो सकते हैं। लेख में लिखा है 50 बम गिराए गए, एक तैरता हुआ आतंकी मंच नष्ट किया गया। तो मतलब बात तो गंभीर लगती है। हाँ बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत हुई लाल सागर में एक व्यावसायिक जहाज के अपहरण से, अच्छा। जिसे हूती बलों ने, जो यमन में सक्रिय हैं, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। हाल के महीनों में ये समूह इस समुद्री रास्ते पर काफी सक्रिय रहा है। और जहाज पर क्या था, कुछ खास? हाँ, बताया गया है कि जहाज पर दोहरे उपयोग का सामान था। मतलब ऐसा सामान जिसका नागरिक इस्तेमाल भी हो सकता है और सैन्य भी। अच्छा। और उसे हूती नियंत्रित बंदरगाह की तरफ ले जाया जा रहा था। और ये सब तब हुआ जब हूती पहले से ही लाल सागर में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, वहां अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बना रहे थे। तो तनाव तो पहले से था ही। बिल्कुल। और लेख ये भी बताता है कि आईडीएफ ने जहाज को ट्रैक करने के लिए काफी एडवांस निगरानी तकनीक और सैटेलाइट इमेजरी वगैरह का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो पहले जहाज का अपहरण हुआ, आईडीएफ ने उसे ट्रैक किया और फिर उनकी प्रतिक्रिया आई। और ये प्रतिक्रिया काफी तेज और बड़े पैमाने पर थी, जैसा लेख में है। हाँ, बहुत तेज और बहुत बड़े पैमाने पर। आधी रात के बाद की बात है। आधी रात के बाद? जी। इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोनों ने उस अपहरित जहाज पर 50 से भी ज्यादा हवा से जमीन पर मार करने वाले बम बरसाए। 50 से ज्यादा? हाँ। यमन के तट पर जो लोग थे, उन्होंने तो कहा कि आसमान में जैसे आग लग गई थी। और निशाना सिर्फ जहाज ही नहीं था। सिर्फ जहाज नहीं था, फिर और क्या? नहीं, यमन में अल हुदैदा और सादा, इन जगहों पर हूती के जो रसद केंद्र थे, मतलब उनके सप्लाई सेंटर्स, उनको भी निशाना बनाया गया। अच्छा, सप्लाई सेंटर्स को भी? जी। आईडीएफ के एक अधिकारी ने तो ये भी कहा कि यह हमला एक तरह से तैरते हुए आतंकी मंच को खत्म करने जैसा था। तैरता हुआ आतंकी मंच, ये शब्द इस्तेमाल किया गया। हाँ, इससे अंदाजा लगता है कि आईडीएफ इसे कितनी गंभीरता से ले रहा था, खासकर लाल सागर में जो पहले से तनाव चल रहा है उसे देखते हुए। तो क्या ये पूरी कार्रवाई सिर्फ उसी एक अपहरित जहाज के जवाब में थी, या इसका मकसद कुछ और, मतलब कुछ बड़ा था? हाँ, यहीं पर हमले का दूसरा चरण जो है वो अहम हो जाता है। अच्छा, दूसरा चरण भी था? जी हाँ। जहाज और उन रसद केंद्रों पर हमले के बाद आईडीएफ ने एक मजबूत हूती ठिकाने को भी निशाना बनाया। एक ठिकाना? कौन सा ठिकाना? माना जा रहा है कि यह ठिकाना उनके समुद्री अभियानों का कमांड और कंट्रोल सेंटर जैसा था। ओ, कमांड सेंटर। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये ठिकाना हूती नियंत्रण वाले इलाके के काफी अंदर था, और शायद इसलिए पहले के हमलों से बचता रहा था, क्योंकि वो नागरिक आबादी के पास था। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक फौरी जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उनकी ऑपरेशनल क्षमता पर चोट करने की कोशिश थी, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। आईडीएफ का दावा है कि उन्होंने बहुत सर्जिकल सटीकता से हमला किया। मतलब कोशिश ये थी कि सिर्फ तय किए गए निशानों को ही ध्वस्त किया जाए। और सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से लेख में बताया गया है कि गोदाम, रेडार सिस्टम, हथियार डिपो, इन सबको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, विनाश हुआ है। तो इसका असर तो सीधा उनकी आगे की प्लानिंग पर पड़ेगा। बिल्कुल। इस तरह के हमले का सीधा असर हूती की भविष्य में समुद्री ऑपरेशन करने की क्षमता पर पड़ना तो तय है। ये सिर्फ एक घटना का जवाब नहीं लगता, बल्कि उनकी पूरी कैपेबिलिटी को कमजोर करने की एक कोशिश नजर आती है। और इस पूरे ऑपरेशन के नतीजे क्या रहे, मतलब नुकसान कितना हुआ, जाने गई? रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों हूती लड़ाकों की मौत हुई है। दर्जनों? हाँ, और इनमें कुछ ऐसे वरिष्ठ ऑपरेटिव भी शामिल हैं जिनका नाम लाल सागर में पहले जो जहाजों पर हमले हुए थे उनसे जुड़ा था। अच्छा, तो सीनियर लोग भी मारे गए? जी। और इसके अलावा जाहिर है वो जहाज और जो बाकी ठिकाने निशाना बनाए गए, उस बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर क्या प्रतिक्रिया आई? दुनिया भर से, जाहिर है इस तरह की घटना पर सबकी नजर तो होगी। हाँ, नजर तो थी, और प्रतिक्रियाएं काफी बटी हुई हैं, मिली जुली हैं। जैसे अमेरिका और कुछ नाटो सहयोगी देशों ने तो इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इसे काफी सख्त शब्दों में प्रतिरोध अक्ष के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई कहा है। प्रतिरोध अक्ष? जी। प्रतिरोध अक्ष वो शब्द है जो ईरान और उसके जो सहयोगी गुट हैं, जैसे हूती और हिजबुल्ला, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और संयुक्त राष्ट्र, यूएन? संयुक्त राष्ट्र ने, जैसा कि वो अक्सर करते हैं, संयम बरतने की अपील की है दोनों तरफ से। तो कुल मिलाकर देखें तो एक जहाज का अपहरण हुआ, उसके बाद आईडीएफ का एक बहुत बड़ा हमला हुआ, हूती के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। हाँ, यही तस्वीर बनती है। और देखिए, सुरक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये घटना एक साफ संदेश भेजती है। क्या संदेश? कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन में जो इतने महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं, वहां जहाजों के अपहरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन
इससे ये सवाल भी तो उठता है ना कि इस घटना का इस क्षेत्र में जो पहले से ही इतना नाजुक है, वहां स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये तो है। ये हमें याद दिलाता है कि ये समुद्री रास्ते कितने संवेदनशील हैं। बिल्कुल। और कैसे एक स्थानीय घटना भी तेजी से बढ़कर वैश्विक व्यापार और यहां तक कि वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। सही कहा। तो इस जानकारी के आधार पर हमने देखा कि कैसे एक क्षेत्रीय घटना के तार पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। हाँ? और यहां सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ये जो हमलों और जवाबी हमलों का एक सिलसिला सा चल पड़ा है, इसे देखते हुए इस खास ऑपरेशन का आने वाले हफ्तों या महीनों में वैश्विक सप्लाई चेन पर या उस क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर ऐसा क्या असर पड़ सकता है जिसके बारे में शायद अभी हम सोच भी नहीं रहे हैं, एक अनदेखा असर। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।